जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स आईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं से संबंधित इकाई 10 एस ब्लॉक के तत्व में एक अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 दिए हुए हैं, तो हम 20 को ऐसे सॉल्व करेंगे कि इनसे संबंधित और नए बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी आपको आसानी से बन जाएं। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट से आपको ऑब्जेक्टिव अंक 3 नंबर के पूछे जा रहे हैं, यानी 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अच्छी पकड़ बनानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, गर्म करने पर धातु कार्बोनेट अपघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वह कौन सा धातु कार्बोनेट है जो तापमान या तापमान पर सबसे अधिक स्थायी रहता है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा धातु कार्बोनेट है जो कि आसानी से अपघटित नहीं होगा, ज़्यादा स्थायी रहेगा, अधिक स्थायी रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए, सबसे पहले आप धातु कार्बोनेट क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं। धातु के लिए हम M यूज़ करते हैं और कार्बोनेट के लिए हम CO3 यूज़ करते हैं। तो धातु कार्बोनेट का फार्मूला क्या हुआ हमारे पास में, MCO3। ठीक है, तो MCO3 को जब हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको, तो ये धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयित होता है, अपघटित होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका अपघटन होता है। तो हमें बताना है कि इसमें मोर स्टेबल कौन सा है, अधिक स्थायी कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी तत्व हैं जिनके भी कार्बोनेट यहाँ पे बने हुए हैं, धातु कार्बोनेट, तो यहाँ Mg है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, है ना। और इनका आकार देखिए, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो पहले क्या आता है, सबसे पहले ऊपर में रहेगा हमारा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरिलियम। तो ऊपर से नीचे आने पर इनका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। बेरिलियम 2+ की ध्रुवण क्षमता अन्य सभी आयनों से कम होती है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, बाकी के जो अन्य तत्व हैं इसी के ग्रुप के, इनसे इसका आकार क्या होता है, अधिक होता है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इसकी ध्रुवण क्षमता अन्य सभी तत्वों से क्या होगी, कम, इसलिए, और साथ में इसका आकार बड़ा होगा, इसलिए ये क्या होगा, अत्यधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए कार्बोनेटों में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है, जिसे अपघटन से बचाने के लिए CO2 के परिमंडल में रखा जाता है? देखिए, यहाँ अस्थायी का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा धातु कार्बोनेट है जो कि जल्दी से जल्दी अपघटित हो जाता हो, और जिसको हम अपघटन से बचाने के लिए CO2 के परिमंडल में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये हमारे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के जैसा है, ठीक, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें हमने ये देखा था कि जो बेरिलियम 2+ की ध्रुवण क्षमता थी, है ना, वो क्या थी, कम, और उसका आकार ज्यादा था, इसलिए वो अधिक स्थायी था। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा अस्थायी है, यानी कि उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होनी चाहिए। यहाँ कम है, इसका मतलब इसमें ये क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो इसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होनी चाहिए और आकार क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आता है, बेरिलियम आता है, और ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, बेरिलियम CO3। ठीक है, यानी कि बेरिलियम का जो धातु कार्बोनेट है ना, बेरिलियम धातु कार्बोनेट जो है, इसका जो होगा आकार क्या होगा, कम, और इसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। अगर ध्रुवण क्षमता अधिक है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आयनों में जल्दी से वियोजित हो जाएगा, यानी कि वह अपघटन उसमें आसानी से होगा। इसका मतलब वो क्या है, अस्थायी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, और इसको हम अपघटन से बचाने के लिए क्या करते हैं, CO2 के परिमंडल में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, धातुएं क्षारकीय हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइडों में से कौन सा सबसे कम क्षारकीय है? तो आप यहाँ पे देखेंगे, सभी ऑप्शंस को देखने पर हमें यह पता चलता है कि ये सभी जितने भी हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड हैं, ये सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं, और हम इस वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इनका आकार इंक्रीज होता जाता है। तो आप जानते हैं कि जब आकार बढ़ता जाता है तो नाभिकीय आवेश जो होता है ये कम होता जाता है। अगर नाभिकीय आवेश कम होगा तो यहाँ सबसे ज्यादा आकार का कौन सा है, बेरिलियम, और इसका नाभिकीय आवेश कम होगा, तो ये नाभिकीय आवेश कम होने की वजह से ये OH- आयन को क्या करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि ये आसानी से रिलीज कर पाएगा, क्योंकि जो नाभिकीय आवेश होगा वो कम होगा, तो मजबूत पकड़ नहीं होगी इनके बीच में, और OH- आयन यहाँ पे ज्यादा मुक्त होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो ज्यादा मुक्त आयन करता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा क्षारीय हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साइज बड़ा होने पे या आकार बढ़ने पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा क्षारीय विलयन दे रहा है, या ज्यादा हाइड्रोक्साइड, इसका जो धातु हाइड्रोक्साइड है ये ज्यादा क्षारीय है। तो इसका मतलब यह है कि जिसका आकार कम होगा उसमें नाभिकीय आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रबल नाभिकीय आवेश से OH- आयन वहां पे जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो कम मुक्त होगा।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में सबसे कम क्षारीकी कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटे आकार का, यानी कि मैग्नीशियम का बना धातु हाइड्रोक्साइड जो होगा ये क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, सोडियम को द्रव अमोनिया में घोलने से गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, विलयन के रंग का कारण क्या होगा। तो इसका कारण होता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए जब भी हम सोडियम को द्रव अमोनिया में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से घुल जाता है और हमें गहरे नीले रंग का विलयन देता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि अमोनित इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास में, जिसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन NH3 ट्वाइस माइनस आयन। ठीक है, तो इस कारण से ही जो विलयन है उसका रंग क्या होता है, नीला होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में किस में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल इसका सही आंसर होगा। हमारे पास में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उनके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं और उन्हीं हरित लवक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जिसमें क्या होता है हमारे पास में मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर क्या रहता है, मैग्नीशियम। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षार धातुओं आयनों के जल योजन ऊर्जा का सही क्रम क्या है। तो आप यहाँ पे सभी ऑप्शंस को ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी तत्व क्या हैं, एक ही वर्ग के तत्व हैं। ठीक, इसमें लिथियम से रुबिडियम तक आने पर आकार क्या होता है, इनका परमाणु आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, और जल योजन ऊर्जा जो होती है ये समानुपाती होती है आवेश बटे त्रिज्या के, यानी कि हमारे पास में अगर आवेश का मान ज्यादा होगा तो आप जानते हैं यहाँ पे आवेश अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास जल योजन ऊर्जा भी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ आप जब देखेंगे तो सब में Na प्लस, लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, यानी कि आयन या जो आवेश जो है यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, बराबर है सब में, है ना, सब में क्या है, एक ही दिया हुआ है। तो अब ये जल योजन एनर्जी जो होगी ये किस पे डिपेंड होगी, उसकी रेडियस पे, उसकी त्रिज्या पे। और जब भी ये त्रिज्या जो होगी, अगर ये त्रिज्या यानी कि ये रेडियस अगर इंक्रीज होगी या ज़्यादा होगी तो हाइड्राइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो यहाँ पे जल योजन ऊर्जा अब किस पे डिपेंड हो रही है, त्रिज्या पे, और त्रिज्या जिसकी सबसे कम होगी उसी की हाइड्राइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे लिथियम का परमाणु आकार सबसे कम है तो इसकी त्रिज्या भी कम होगी, और अगर इसकी त्रिज्या कम है इसका मतलब इसकी जल योजन ऊर्जा क्या हो जाएगी, अत्यधिक हो जाएगी, है ना। अगर रेडियस कम है तो इसकी हाइड्राइजेशन एनर्जी अधिक होगी। तो लिथियम की हाइड्राइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए में है, और यही क्रम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी रेडियस सबसे अधिक है उसकी जल योजन ऊर्जा कम होगी। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्षार धातुओं के उच्च ऑक्सीकरण विभव होते हैं अतः निम्न जैसा व्यवहार करेंगे। तो देखिए जिसका उच्च ऑक्सीकरण विभव हो इसका मतलब क्या है कि वो धातुएं आराम से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं इसका मतलब वो क्या है, अपचायक है। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसका भी ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है ना। तो उच्च ऑक्सीकरण विभव यानी कि वहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे वो, और वहाँ धनावेश की संख्या होगी बढ़ जाएगी और ऋणावेशों की संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसे क्षार धातुओं को हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के समूह में कार्बोनेटों की विलेयता नीचे की ओर घटती जाती है। देखिए हमें क्या कह रहा है, मैग्नीशियम के समूह में कार्बोनेट की विलेयता घटती जाएगी, नीचे की ओर जाएंगे तो। ठीक है, तो इनमें घटने का कारण क्या होगा। तो देखिए हमने अभी पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था कि जो धनायनों की जल योजन ऊर्जा होती है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती जाती है। तो यही कारण है कि इसके कार्बोनेट भी होते हैं, उनकी विलेयता भी क्या होती है, नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, सीमेंट प्लास्टर के क्यूरिंग में समय समय पर पानी छिड़कते रहते हैं, यह निम्न में सहायक होती है। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा कि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, जहाँ पे बिल्डिंगें बनती रहती हैं, तो सीमेंट की दीवार या प्लास्टर पे या सीमेंट कंक्रीट पे तराई करते हैं, पानी छिड़कते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्यूरिंग। ठीक है, तो सीमेंट प्लास्टर के क्यूरिंग में समय समय पर पानी छिड़कते रहते हैं, यह निम्न में सहायक होता है। तो ये किस में सहायक होता है, जल योजित सिलिकेट के सुई जैसे क्रिस्टल विकसित करने में, जो कि फिर अच्छे से धंस जाते हैं और उनके बीच में अच्छी पकड़ बन जाती है। ठीक है, तो प्लास्टर में क्या होता है, क्यूरिंग हम क्यों करते हैं, ताकि प्लास्टर क्या हो, मजबूत हो, है ना। तो उसके जो सिलिकेट के जो सुई जैसे क्रिस्टल है उनको विकसित करने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, मैग्नीशियम एवं लिथियम के गुणों में समानता रखते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए आप जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है और लिथियम जो है ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ग में पाए जाते हैं। ये वर्ग 1 के तत्व हैं और ये वर्ग 2 के तत्व हैं, और ये आपस में विकर्ण संबंध रखते हैं। विकर्ण संबंध रखते हैं इसका मतलब ये है कि इनमें बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि समान होंगे, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा गुण है
जिसके कारण ये एक दूसरे से समानता रख रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो विकर्ण संबंध है, इस वजह से बहुत सारे गुण हैं, बट हमें ऑप्शन से चुन के यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, समान आयनन विभव। ठीक है, समान आयनन विभव बोलो या समान आयनन ऊर्जा या समान आयनन एंथैल्पी, सभी एक ही चीज़ है। और ये समान होने की वजह से लिथियम और मैग्नीशियम जो है ये समानता रखते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, समान आयनन विभव को समझिए पहले, या ऊर्जा को समझिए। जब भी आप लिथियम को आयनित करते हैं तो इसमें जो एनर्जी लगती है, E1 एनर्जी लग रही है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं हम, है ना। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में या उसका आयनन करने में जो एनर्जी लग रही है ना, वही क्या होती है? आयनन विभव, क्या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों की जो आयनन एंथैल्पी है ना, ये बराबर होती है ना, समान आयनन विभव। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे पास, अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला तत्व है। तो यहाँ आप देखेंगे जितने भी तत्व हैं ये सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, है ना। और ऊपर से नीचे आने पर इनका आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, इनका आकार इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? जब भी हम किसी धातु की सतह पर, है ना, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश पाकर के वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आयनित हो जाता है और निकलता है, वहाँ से एनर्जी ले लेता है और उत्सर्जित होता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जानते हैं कि सीजियम का जो परमाणु होगा ये बहुत बड़ा आकार का होगा, क्योंकि नीचे आने पर आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। और अगर आकार बढ़ता जाता है, जैसे आकार बढ़ता जाएगा तो इसमें कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब इसका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नाभिकीय आकर्षण बल इसमें कम होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एनर्जी लेकर के भी यहाँ से क्या हो जाएगा? उत्सर्जित हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सा दिखाएगा? जिसका परमाणु आकार ज़्यादा होगा। और लिथियम यहाँ पे छोटा परमाणु आकार है। ठीक है, मान लीजिए इसका परमाणु आकार कम है, यानी कि इसमें कक्षाओं की संख्या कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज़्यादा पास होगा नाभिक से, और इसमें आकर्षण बल इसका ज़्यादा होगा, तो इसको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। तो ये कम प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा, और जिसका परमाणु आकार ज़्यादा होगा वो अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सीजियम। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित धातु का कार्बोनेट सर्वाधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह के ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड में देखा है। वहाँ पे हमारे पास उनके अनुसार क्या आने वाला है आंसर? यहाँ पे सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते सहसंयोजक लक्षण का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सहसंयोजक लक्षण का बढ़ता क्रम, यानी कि हमें यहाँ पे ये बताना है सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें होगा। ठीक है, सहसंयोजक लक्षण का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन साझा करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगी। तो यहाँ पे BeCl2 में देखिए, आप इस अणु को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो BeCl2 सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर इससे थोड़ा कम लिथियम, और फिर उससे कम NaCl। ठीक है, तो सबसे कम NaCl और सबसे ज्यादा BeCl2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षार धातु आयन की आयनिक गतिशीलता जलीय विलयन में अधिकतम है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आकार जिसका होगा, सबसे बड़ा जो आकार का होगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रूबिडियम सबसे ज्यादा आकार का है, यहाँ पे बड़ा आकार का है, इस वजह से इसकी जलीय विलयन में गतिशीलता, जो आयनिक गतिशीलता होगी, वो अधिक होगी। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में कौन सी धातु कार्बधात्विक बंध बनाती है? तो आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX। ठीक है, जिसमें ये जो R होता है ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन, और X क्या होता है हमारे पास में? हेलोजन। ठीक है, ये हेलोजन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब चीजें, है ना। तो ये क्या है हमारे पास में? हेलोजन। ये और हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH2, CH3, CH4, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, MgSO4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड अंतरिक्ष तथा पनडुब्बी के ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें CO2 अवशोषित होता है तथा O2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें वैसे भी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो CO2 अवशोषित होता है और CO2 क्या होती है? इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं? KO2
यानी कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को लेकर जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे कम जल अपघटन किसका होगा। तो यहाँ पे सबसे कम जल अपघटन किसका होगा, जो परमाणु सबसे ज्यादा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे Cl2 जो है ये सभी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे हमें यह क्या ध्यान देना है कि अब जो तत्व है उसके सामने है कौन सी धातु है और उसका आकार कितना होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आकार किसका है, बेरिलियम का। ठीक है, तो बेरिलियम इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्षार धातुएं होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं, आप लोगों ने अभी पहले ऑप्शंस में भी इसको पढ़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बीई के संदर्भ में गलत कथन है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। BeSO4 जल में अविलेय होता है, जबकि ये क्या होता है, विलेय होता है, और यहाँ लिखा हुआ है अविलेय होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन जो है ये इसका गलत कथन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम 2 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उन्हें भी हम इसी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और आपको देखते देखते ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, और आपको 2 अंक वाले प्रश्नों के सॉल्यूशंस का PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।